हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज का पार्ट 31 लेकर। अभी तक टोटल 30 यानी 30 पार्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। उसके अलावा एक दो स्टडी मॉड्यूल भी हैं। नाबार्ड फेज 2 एग्जाम की डेट जो है अनाउंस हो गई है 24 सितंबर, यानी 24 सितंबर को आपका नाबार्ड फेज 2 का एग्ज़ाम है। उससे पहले हम 15 सितंबर 15 सितंबर तक की जितनी भी करंट अफेयर्स की वीडियो होंगी इसी सीरीज़ में कवर कर लेंगे, चाहे हमारे क्वेश्चन 1000 से ऊपर जाएं या 1300 तक कुछ भी जाएं। उसके अलावा एग्रीकल्चर स्टैटिक मॉड्यूल के दो, एक सॉइल से रिलेटेड मैं कवर करूंगा और एक देखते हैं किससे रिलेटेड कवर कर सकते हैं, वो कवर कर लूँगा। तो नाबार्ड में जैसा मैंने पहले भी कह रखा था कि मेरा टारगेट 70 प्लस का है, लेकिन इसके लिए आपको भी मेरी कुछ बात माननी ही चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि करंट इवेंट्स जो मोस्ट फैक्चुअल करंट इवेंट्स है, सपोज करिए मैं बताता हूँ आपको, आपके 35 क्वेश्चन तो 2 मार्क्स के आएंगे। ये तो नाबार्ड सीरीज से आपको मिल जाएंगे, जो नाबार्ड सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चन वाली इससे। लेकिन जो 30 क्वेश्चन आएंगे सिंगल मार्क्स वाले, मैं आपसे इसीलिए बोलता हूँ कि आप करंट इवेंट्स जरूर कवर करें, क्योंकि ये जो 30 मार्क्स होंगे सिंगल मार्क्स वाले क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ये करंट इवेंट से ही मोस्टली आप कवर कर सकते हैं। अगर आप करंट इवेंट्स की वीडियो छोड़ते हैं तो आप कुछ नहीं तो 15, कम से कम 15 नंबर्स का लॉस होता ही है। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको 70 प्लस मार्क्स चाहिए तो कभी भी करंट इवेंट्स ना छोड़ें। और मैंने सारी करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दी हैं इस चैनल पे। अगर आप इसको देखना चाहें तो उसको देख लीजिए, अदरवाइज जो बेस्ट सोर्स है करंट इवेंट्स का यूट्यूब पे या फिर कहीं भी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं तो उसको ज़रूर कवर कर लें। सपोज़ करिए मैं आपसे क्या, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लें कि रिसेंटली एरियल सीडिंग मेथड या एरियल सीडिंग टेक्निक ग्रीनरी को इम्प्रूव करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि एरियल सीडिंग टेक्निक हरियाणा द्वारा यूज़ की गई है। ये हमने करंट अफेयर्स की वीडियो में कवर किया है। उसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि बायोफ्लॉक टेक्निक किस में यूज़ की जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, फिश फार्मिंग में, कंपोस्ट क्रिएशन में, या फिर कोई और ऑप्शन दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायोफ्लॉक टेक्निक फिश फार्मिंग में यूज़ की जाती है। रिसेंटली ओडिशा ने अप्रूवल दिया है, ये भी मैंने करंट अफेयर्स में कवर कर रखा है। उसके अलावा अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ लें कि खरीफ शोविंग एरिया यानी खरीफ बुआई क्षेत्र इस बार कितना परसेंट बढ़ गया है, तो इस बार 8.5% एक्स्ट्रा रहा है लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन करें खरीफ शोइंग एरिया, खरीफ बुआई क्षेत्र। तो ये सब चीज़ें मैं करंट अफेयर्स में कवर कर चुका हूँ और मैं हमेशा ऐसा इमेजिन करके चलता हूँ कि आप लोग भी करंट इवेंट्स देख ही रहे होंगे कहीं ना कहीं से। तो जो कम या फिर मिनिमम नॉलेज में कवर हो जाता है, जैसे एरियल सीडिंग टेक्निक, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बायोफ्लॉक टेक्निक एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत मिनिमम देना होता है। तो मैं करंट इवेंट्स क्योंकि चल ही रहा है तो उसमें इतना कवर कर लेता हूँ कि आपका कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेंगे तो आप टिक कर लेंगे। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि करंट इवेंट्स हमेशा कवर करें। अब मई का मेरा करंट इवेंट्स का कुछ वीडियोस बाकी हैं और अप्रैल की 2 वीडियोस बाकी हैं। मई के तो मुझे चाहिए भी कि मैं कवर कर दूँ, और मेरे पास नोट्स उसके रखे हैं, मैं कवर कर दूंगा अगले 1-2 दिन में। तो इससे आपका करंट इवेंट सारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप मुझ पर गुस्सा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो आज कवर करता हूँ। सजेस्ट ये करूँगा कि आप करंट इवेंट्स जरूर करें, चाहे जिसका करें। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ MLSA एग्रीमेंट पर साइन किया है? तो इंडिया ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ MLSA यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट पे साइन किया है। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने फर्स्ट वर्चुअल बायलैटरल मीटिंग की थी, यानी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली वर्चुअल बायलैटरल मीटिंग थी। अभी तक किसी के भी साथ वर्चुअल बायलैटरल मीटिंग नहीं की गई थी। उस दौरान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टोटल 9 एग्रीमेंट साइन हुए। उनमें कई सारे डिफेंस से रिलेटेड थे। सबसे खास था आपका MLSA एग्रीमेंट यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा, हमारी जो लॉजिस्टिक की सपोर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके लॉजिस्टिक की सुविधाएं ले सकती हैं, और जो वहाँ की कंपनीज हैं वो इंडिया आके सुविधाएं ले सकती हैं। तो आप याद रखिएगा, MLSA ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया गया है। साथ ही जब ये एग्रीमेंट हुए थे तो मैंने आपको बताया 9 एग्रीमेंट हुए थे। एक एग्रीमेंट ये भी था कि इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम कोऑपरेशन पर ज्वाइंट एक्शन लिया जाएगा, यानी कि मैरीटाइम कोऑपरेशन पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया मीटिंग के दौरान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वैक्सीन समिट रिसेंटली वर्चुअली जो है ऑर्गेनाइज की गई। आप बताएं किस कंट्री ने इसको होस्ट किया? तो ग्लोबल वैक्सीन समिट को इस बार होस्ट किया है यूके ने। जो PDF है आपकी, उसमें मैंने जापान लिख रखा है। PDF में अपलोड कर दूंगा आपसे थोड़ी देर में, वीडियो अपलोड होने के बाद दूसरी PDF में डाल दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ग्लोबल वैक्सीन समिट यूके द्वारा होस्ट की गई।
टोटल 50 कंट्रीज के मेंबर कंपनीज सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 50 देशों के लोगों ने। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। जो हमारी ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई थी, इसका एक टारगेट बहुत ज़्यादा फेमस है, आप याद रखिएगा, 2025 तक, कितना, 2025 तक 300 मिलियन बच्चों के इम्यूनाइजेशन के लिए 7.4 मिलियन डॉलर का फंड कलेक्ट करना, ये इसका टारगेट था ग्लोबल वैक्सीन समिट, जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई थी यूके द्वारा। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था, वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए, मैं पहले भी कई सारे क्वेश्चन इसके कवर करवा चुका हूँ अपनी नबार्ड सीरीज में ही, अगर कुछ रिवाइज होता है तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ग्लोबल वैक्सीन समिट के दौरान एक अनाउंसमेंट ये किया कि जो गावी है, गावी एक संस्था है, आप सबको पता है, जिनेवा स्थित ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 15 मिलियन डॉलर फंड अनाउंस किया, यानी कि गावी को इंडिया द्वारा 15 मिलियन डॉलर प्रोवाइड किए जाएंगे। ये दोनों डिस्कशन हुए ग्लोबल वैक्सीन समिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर वन स्कीम के तहत कितने अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे? तो आप सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नगर वन स्कीम लॉन्च की थी, अर्बन फॉरेस्ट स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 200 अर्बन फॉरेस्ट यानी नगर वन डेवलप किए जाने हैं। तो अगले 5 वर्षों में, आप याद रखिएगा, अगले 5 वर्षों में। आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में इसके लिए जो है नगर वन सिलेक्ट भी किया जा चुका है। अच्छा, इन्होंने एक पैरामीटर रखा है, यानी कि मॉडल भी इसके लिए सेट कर रखा है। वो मॉडल है वाजरे VWA, वाजरे अर्बन फॉरेस्ट। कहाँ पे है? पुणे में। ये एक अर्बन फॉरेस्ट है, इसको रोड मॉडल रखा है, और इसी के तहत अगले 5 वर्ष में 200 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे। और इसके लिए फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा? तो जो आपका कैंपा फंड है, कैंपा कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसी के तहत आपको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो आप नया देखिएगा, नगर वन स्कीम के लिए कैंपा फंड से फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। जो कैंपा होता है उसका 10% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है अपने पास, बाकी 90% स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? तो इस बार के इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 168, यानी 168वें प्लेस पे है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका इस बार 12th एडिशन जारी किया गया, यानी 12वां एडिशन। हर 2 वर्ष में जारी किया जाता है, यानी एक बाई एनियल रिपोर्ट है, आप देखिएगा। इससे पहले 2018 में जारी किया गया था, तब इंडिया की रैंक क्या थी? 177th। इस बार है 168th, यानी इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया है। इस बार टोटल 180 कंट्रीज़ का एनालिसिस किया गया है। टॉप किसने किया है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो डेनमार्क टॉप पे है, सेकंड है आपका लग्जमबर्ग, और थर्ड है आपका स्विट्जरलैंड। ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आपकी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इंडिया की रैंकिंग साउथ एशिया में अफगानिस्तान के बाद सबसे खराब है, यानी अफगानिस्तान की सबसे खराब है साउथ एशिया में रैंकिंग। इंडिया का स्कोर कितना है 168 रैंकिंग के लिए? 27.6। आप ना देखिएगा, जो आपका EPI है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कोलैबोरेशन से रिलीज किया जाता है। तो आप इतना देखिएगा, टोटल 32 इंडिकेटर्स पर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 32 इंडिकेटर्स का एनालिसिस पिछले 10 वर्षों में, यानी लास्ट 10 ईयर्स में उस कंट्री ने क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं इन 32 इंडिकेटर्स में, उसके आधार पर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को बनाया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा इसको जारी किया जाता है। मैंने आपसे कहा है कि ये जून का मैं कवर कर रहा हूँ, हो सकता है कई चीज़ें रिवाइज हो जाए, तो आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना होने पाए, और बाकी तो हम कवर कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघजन गैस फील्ड रिसेंटली चर्चा में थी, आपको बताएं इंडिया के किस स्टेट में है? तो बाघजन गैस फील्ड असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था करंट अफेयर्स की वीडियो में, बाघजन गैस फील्ड में आग लग गई थी। यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड काफ़ी समय से ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम कर रहा था। कब से? 2006 से। तो रिसेंटली यहाँ पे नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस की लीकेज होने लगी थी, तो इसीलिए बाघजन गैस फील्ड में आग लग गई थी। असम में है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि असम में एक नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, उसी के पास है बाघजन गैस फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूसेरियम विल्ट, जिसको पेनामा डिजीज के नाम से जानते हैं, आप बताएं ये किस क्रॉप से संबंधित होती है? तो फ्यूसेरियम विल्ट यानी पेनामा डिजीज बनाना को इन्फेक्ट करती है। आप देखिएगा, जो आपकी फ्यूसेरियम विल्ट है एक फंगस जनित रोग है, फंगस से रिलेटेड रोग है। ये बनाना यानी केले को प्रभावित कर देता है। जो केला होता है बनाना, उसकी पत्तियों को सबसे पहले ये इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले ये
फ्यूसेरियम विल्ट डिजीज़ कहाँ पाई गई थी? तो ताइवान में पाई गई थी। इंडिया में आपको पता ही है केले की बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया ही जाता है, तो इसीलिए फ्यूसेरियम विल्ट डिजीज़ चर्चा में थी। देखिए फ्यूसेरियम विल्ट डिजीज़ का TR4 स्ट्रेन जो है इस समय चर्चा में है, इसीलिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो फ्यूसेरियम विल्ट TR4 ये एक फंगस जनित रोग है। TR4 मतलब ट्रॉपिकल रेस 4। तो आप देखें बनाना को इम्पैक्ट करता है। बनाना का कल्टीवेशन आपको याद ही होगा, लोमी सॉइल में किया जाता है। लोमी मिट्टी का एक प्रकार होता है जिसमें आपका क्ले, सिल्ट और सैंड लगभग इक्वल मात्रा में रहते हैं, उसको कहते हैं लोमी सॉइल। तो आप याद रखिएगा फ्यूसेरियम विल्ट एक फंगस जनित रोग है। इसका फ्यूसेरियम विल्ट TR4 स्ट्रेन इस समय चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 किलोमीटर का हर्बल रोड्स या फिर 800 किलोमीटर की हर्बल रोड्स किस स्टेट में बनाई जा रही हैं? तो 800 किलोमीटर लंबे हर्बल रोड्स बनाए जा रहे हैं यूपी में। हर्बल रोड्स का मतलब ये नहीं होगा कि पेड़ काट के उनकी मदद से वो रोड्स बनाए जाएंगे। हर्बल रोड्स का मतलब ये है कि जो भी नेशनल वेज बनाए जाएंगे, हाईवेज बनाए जाएंगे, उनकी दोनों तरफ 800 किलोमीटर तक के दायरे में हर्बल प्लांट्स लगाए जाएंगे, यानी जड़ी बूटियों वाले प्लांट्स। तो इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कुछ समय पहले, यूपी गवर्नमेंट ने हर्बल रोड्स बनाए जाएंगे 800 किलोमीटर्स के। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस ग्रुप को वेरी आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज कहा गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप जी जो हमारे हैं, उन्होंने रिसेंटली G7 जो ग्रुप 7 है उसको कहा है वेरी आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज। क्यों कहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी चाहते थे कि रशिया, इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन फ्रांस वगैरह जो है रशिया को शामिल नहीं करना चाहती। तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने G7 को कह दिया वेरी आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज। जो आपका G7 है इसमें स्टार्टिंग में 6 कंट्रीज ही थी। जब 1975 में ये बना था तब आपकी 6 कंट्रीज थी। बाद में कनाडा इसमें शामिल हुआ। तो इस समय कनाडा, US, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK और जापान इसमें शामिल है। आप देखिएगा 2014 तक G7 में रशिया भी शामिल था। बाद में क्रीमिया पर उसने एक्सेशन कर लिया तो रशिया को इससे बाहर कर दिया गया। जो लास्ट मीटिंग हुई थी G7 की 2019 में 45th मीटिंग थी। कहाँ पे हुई थी? फ्रांस के बियारिट्ज सिटी में हुई थी। इस बार USA द्वारा ऑर्गेनाइज करनी थी, देखते हैं होती है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम ये किस, आपको बताएं कौन सी एंटिटी इससे रिलेटेड नहीं है? तो ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स इससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD इससे रिलेटेड है और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये भी इससे रिलेटेड है। UG इससे रिलेटेड नहीं है। देखिए ट्यूलिप प्रोग्राम, ट्यूलिप का फुल फॉर्म है दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ज्वाइंट प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, MHRD मिनिस्ट्री AICTE की मदद से एक ट्यूलिप पोर्टल रन कर रही है, ट्यूलिप पोर्टल बना रही है जो इस ट्यूलिप प्रोग्राम को रन करेगा। जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे यानी हाल ही में जिन्होंने ग्रेजुएट किया होगा उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। कंडीशन क्या है? ग्रेजुएशन के 18 महीने के अंदर यानी 18 मंथ के अंदर ही आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जो आपका ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसमें टारगेट रखा गया है कि 2025 यानी 2025 तक 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए। तो 2 कंडीशन आप देखिएगा, 2025 तक 1 करोड़ लोगों को, उसके अलावा 18 महीने के अंदर ही आपको अप्लाई करना है 18 मंथ्स के अंदर, अगर आपको ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्ट लेना है। अच्छा, इसमें जो आपकी इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी वो कहाँ प्रोवाइड की जाएगी? तो जो न्यू ग्रेजुएट्स होंगे उनको अर्बन लोकल बॉडीज़ द्वारा स्मार्ट सिटीज़ में इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबरनाया रिवर रिसेंटली चर्चा में थी, आपको बताना किस कंट्री में स्थित है? तो अंबरनाया रिवर रशिया में स्थित है। रशिया का जो साइबेरिया रीजन है वहाँ पर स्थित है। रिसेंटली अंबरनाया रिवर में 20,000 टन, कितना 20,000 टन ऑयल जो है बह गया था, जिसकी वजह से ऑयल स्पिलिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो अंबरनाया रिवर रशिया में है। परमाफ्रॉस्ट करके एक टर्म होता है, जो बर्फ़ होती है, आइस होता है, अगर वो 2 साल तक जमा रहता है तो उसको कई जगह पे परमाफ्रॉस्ट कहने लगते हैं। तो उसी पर ये कंपनी सिचुएटेड थी एक ऑयल की। बाद में वो परमाफ्रॉस्ट ब्रेक हो गया जिसकी वजह से ये 20,000 लीटर ऑयल अंबरनाया रिवर में बह गया। कहा गया है अगर इसको साफ़ करने लगेंगे तो लगभग 10 साल लग जाएंगे साफ़ होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कमिट, हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव को किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इनिशिएटिव है। इसको EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पर्पज़ क्या है? क्लीन एनर्जी को, क्लीन और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना। तो रिसेंटली EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा आई कमिट इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। EESL की बात करें तो 2009 में स्थापना हुई थी।
मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत कार्य करता है। वर्तमान में चेयरपर्सन है राजीव शर्मा। इसको कई सारी बॉडीज़ ने मिलकर बनाया था, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आपका रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सब कंपनीज थी, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया है EESL, एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इन्होंने जो है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है। किसकी मदद से? USAID की मदद से, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसके साथ मिलकर इन्होंने यानी EESL ने हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, जो वर्क प्लेस होते हैं यानी कार्यस्थल होते हैं उनको मोस्ट हेल्दियर और ग्रीनर बनाया जाएगा। सबसे पहले EESL अपने ही वर्क प्लेस को हेल्दियर और ग्रीनर बनाएगी इस इनिशिएटिव के तहत। तो आप देखिएगा जो आपका हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव है इसको इंडिया US के मैत्री MAITREE मैत्री प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। 2015 में USAID और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मैत्री प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ये है आपका मैत्री प्रोग्राम, इंडिया US का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इसी के तहत EESL ने USAID के साथ मिलकर हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जया जेटली टास्क फोर्स रिसेंटली किस मिनिस्ट्री द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है? तो जया जेटली टास्क फोर्स बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। जो जया जेटली टास्क फोर्स है इसको जो टास्क दिया गया है ये दिया गया है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, साथ ही साथ जो गर्ल्स होती हैं या फिर मदर्स होती हैं, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को कैसे बेहतर किया है और हायर एजुकेशन में वुमेन्स पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, इस पर रिकमेंडेशन देगा आपका जया जेटली टास्क फोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा बनाया गया है। 31 जुलाई 2020 तक इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने PIDF का गठन किया है, कितने अमाउंट का है ये? तो RBI द्वारा रिसेंटली 500 करोड़ के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया, यानी PIDF बनाया गया है 500 करोड़ का। पर्पस क्या है? POS इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना। POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, खासकर कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है इसके लिए। जो Tier 3 से लेकर Tier 6 तक की सिटीज़ हैं वहाँ पर POS इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में POS इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 500 करोड़ का PIDF फंड बनाया गया है RBI द्वारा। इनिशियल कैपिटल RBI ने किसने दी है? RBI ने कितनी दी है? तो 250 करोड़ RBI ने दे दी है इनिशियल कैपिटल, 250 करोड़। बाकी का जो 250 करोड़ है, जो POS मशीन पे आपने कार्ड लगे देखे होंगे, कार्ड के ऊपर आपने देखा होगा मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो स्पॉन्सर करने वाले कंपनीज होते हैं वो पे करेंगे, साथ ही साथ जो बैंक कार्ड जारी करती हैं वो पे करेंगी। जो आपका PIDF है यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसकी गवर्निंग के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है RBI के तहत, लेकिन इसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन RBI के पास ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ओशन डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओशन डे का इस बार थीम क्या था? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। तो सिर्फ यही 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या होगा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको ऑनलाइन तरीके से मैनेज करेगी और उसका ट्रीटमेंट करेगी। तो इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा। देखिए ये जो आपका ऑनलाइन वेस्ट प्लेटफॉर्म है ये 6R पर फोकस करेगा। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ 6R तो आप नोट कर लीजिएगा। 6R क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीफर्बिशिंग, रीडिज़ाइन एंड रीमैन्युफैक्चरिंग। ये 6R हैं जिन पर आपका ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टारगेट करेगा। आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर्स नाउ मोर देन एवर, ये इस बार का थीम है। देखिए ILO की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली 152 मिलियन चिल्ड्रंस चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। इन 152 में से 72 मिलियन जो आपके चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो हैजार्डस वर्क में इन्वॉल्व हैं, यानी नुकसानदेह कार्यों में।
तो आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने ILO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये जो 152 चिल्ड्रेंस हैं, इसमें 71% यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया जो है सिर्फ एग्रीकल्चर में चाइल्ड लेबर के तौर पे कार्य कर रहा है। तो यानी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर का पार्ट रखता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है 23 मिलियन बच्चे जो है चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। यानी कि अगर ऑल ओवर देखें तो 1 आउट ऑफ 11 यानी 11 में से हर एक बच्चा कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर्स का विक्टिम है। तो आप इन्हें याद रखिएगा। बात करते हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें क्या चाइल्ड लेबर के विषय में क्राइटेरिया है कुछ? हाँ, जो आपका SDG 8.7 है, SDG 8 के अंतर्गत जो 7 पॉइंट है उसमें कहा गया है 2025 तक यानी 2025 तक चाइल्ड लेबर को सारे फॉर्म्स में समाप्त करना है। यानी चाइल्ड लेबर्स के सारे फॉर्मेट को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने पावर सेक्टर पर कोऑपरेशन के लिए किस कंट्री के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है? तो इंडिया ने डेनमार्क के साथ एक MOU साइन किया है पावर सेक्टर पर कोऑपरेशन के लिए। आप याद रखिएगा कई सारे MOU साइन हुए हैं, जैसे आइसलैंड के साथ मरीन सेक्टर पर, मरीन एंड फिशरीज सेक्टर पर, उसके अलावा भूटान के साथ इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन पर, जिम्बाब्वे के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन और होम्योपैथिक पर। ये सारे MOUs रिसेंटली साइन हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। हालांकि करंट अफेयर्स की वीडियो में हम लोग कवर ही कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फ्लोज एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है, इंडिया के किस सिटी में इंस्टॉल किया गया है? तो आई फ्लोज को इंस्टॉल किया गया है मुंबई में। मुंबई में फ्लड की वार्निंग देने के लिए आई फ्लोज फ्लड वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? तो ग्रेटर मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है यानी MOES, इन्होंने कहा था 2019 में कि जहाँ पे फ्लड प्रोन एरिया है यानी फ्लड मोस्टली आ ही जाता है, वहाँ पे फ्लड वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाने चाहिए। सबसे पहले इंडिया में फ्लड वार्निंग सिस्टम चेन्नई में लगाया गया था, उसके बाद अब तो यहाँ पे आई फ्लो जो मुंबई में लगाया गया वो भी लगा दिया गया है। तो आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकार मित्रा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सहकार मित्रा को लॉन्च किया गया है NCDC द्वारा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन्होंने सहकार मित्रा नाम का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। खास बात क्या है, जो लोग एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट किए होंगे सिर्फ उनके लिए लॉन्च किया गया है सहकार मित्रा प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, जो यंग माइंड होते हैं, मोस्टली यूथ के लिए क्योंकि ग्रेजुएट हैं, तो आप समझ रहे हैं, यंग माइंड्स में एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए ये सहकार मित्रा इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो आप देखिएगा NCDC का इनिशिएटिव है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन चाहिए इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। NCDC किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 1963 में स्थापना हुई थी इसकी, और इसने सहकार मित्रा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो कंपोनेंट है पर क्रॉप मोर क्रॉप, इसके लिए इस बार कितना फंड एलोकेट किया गया है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट के लिए 4000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फिनेंशियल ईयर 21 के लिए। तो 2021 में जो आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट है उस पर 4000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलाउ कर दिया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। उससे पहले 3 स्कीम चल रही थी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की, उनको कंबाइन कर दिया गया था। एक आपकी थी AIBP यानी एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स की स्कीम थी। उसके बाद दूसरी थी आपकी इंटीग्रेटेड वाटरसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, ये इसकी स्कीम थी। और तीसरी थी आपकी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम थी। तो इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च कर दी गई। इसके भी 3-4 कंपोनेंट हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप हुआ, वाटरसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम हुआ, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप वो एक बार देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नॉर्मल स्टेट के लिए 75-25 का रेशियो प्रोवाइड किया जाएगा और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वो 90-10 का। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 2 फंड बनाए गए थे, एक माइक्रो इरिगेशन फंड, एक लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। दोनों नाबार्ड के तहत बनाए गए हैं। पहले माइक्रो इरिगेशन फंड की बात करते हैं। देखिए 5000 करोड़ का ये फंड बनाया गया था और कहा गया था कि 4 वर्ष तक अगर कोई भी स्मॉल या मार्जिनल फार्मर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम अडॉप्ट करता है तो उसको टोटल कॉस्ट का 55% फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। और अगर कोई नॉर्मल फार्मर ड्रिप और स्प्रिंकलर यूज़ करता है सिस्टम तो उसको 45% की फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी माइक्रो इरिगेशन फंड से। तो 4 वर्ष के लिए नाबार्ड के अंतर्गत 5000 करोड़ का फंड बनाया गया था। उसके अलावा दूसरा क्या था, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। ये देखिए 18 स्टेट में
99 प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड की स्थापना की थी नाबार्ड के तहत। इसकी इनिशियल कैपिटल 20,000 करोड़ थी, लेकिन नाबार्ड ने एक रिपोर्ट जारी की थी कुछ समय पहले, उसमें कहा गया है कि मार्च 2021 तक, कब तक, मार्च 2021 तक नाबार्ड द्वारा लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड के तहत 81,864.76 करोड़ का लोन दिया जा चुका है। कितना आप देख पा रहे हैं, इनिशियल कैपिटल 20,000 करोड़ थी, लेकिन मार्च 2021 तक अभी तक लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड के तहत नाबार्ड इतना लोन दे चुका है। तो आप ये देखिएगा, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को दिया था इसने, मैंने जो देखा है नाबार्ड की वेबसाइट पर। अगर आपको कुछ और पता है तो आप वो देख लीजिएगा। नया क्वेश्चन देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी क्विंकरली जो साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ की, आप बताना उसको टॉप किसके द्वारा किया गया है। तो इस बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकंड नंबर पर स्टैनफोर्ड है और थर्ड नंबर पर हार्वर्ड है। खास बात क्या है, ये तीनों जो है यूएस की यूनिवर्सिटी हैं। जो आपका क्विंकरली साइमंड्स है यानी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, क्यूएस जो है संस्था है, वो प्रत्येक वर्ष टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी करता है। इंडिया की जो आपकी टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 1000 में, वो 21 है, यानी 1000 में से सिर्फ 21 इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंडिया से किसने टॉप किया है, तो IIT बॉम्बे ने टॉप किया है इंडिया से। उसकी रैंक क्या है इन टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में, 172। सेकेंड नंबर पर इंडिया से आया है IISc बेंगलुरु 185, और थर्ड आया है IIT दिल्ली, इसकी रैंक है 193। तो टॉप 200 में अगर देखा जाए तो इंडिया की सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप याद रखिएगा, इंडिया से IIT बॉम्बे टॉप है, और वर्ल्ड में ग्लोबली आपका MIT टॉप पे है। जो आपका QS है यानी क्विंकरली साइमंड्स, ये टोटल 6 पैरामीटर्स पर या सिर्फ 6 इंडिकेटर्स पर 1000 यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग प्रदान करता है। उसमें इस बार MIT ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर इंडेक्स टेबल 2020 में इंडिया की रैंक क्या है। तो नेचर इंडेक्स टेबल में इस बार इंडिया की रैंक है 12वें स्थान पर है। नेचर इंडेक्स टेबल को टॉप किसने किया है, तो नेचर इंडेक्स टेबल को टॉप किया है US ने, सेकंड नंबर पे है चाइना, और थर्ड है आपका UK। देखिए नेचर इंडेक्स, इसमें क्या होता है, 82 जो साइंस जर्नल हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के बेहतरीन जाने माने साइंस जर्नल, सॉरी ये जो मैं आपको नेचर इंडेक्स टेबल बताया, इसमें US टॉप पे है, चाइना सेकंड है और जर्मनी थर्ड पे है, मैं UK बोल गया आपसे। जो आपका नेचर इंडेक्स टेबल है, इसमें वर्ल्ड के जो 82 हाई क्वालिटी जर्नल्स हैं, उसमें जो भी साइंस से रिलेटेड पब्लिकेशंस होता है, रिसर्च पब्लिश होती हैं, उनके आधार पर कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। तो इंडिया से बहुत कम पब्लिकेशंस होती हैं साइंस से रिलेटेड, इसीलिए इंडिया को जो है 12th रैंकिंग दी गई है। सबसे ज़्यादा साइंस पब्लिकेशन कहाँ होता है, US में होता है, इसीलिए उसको टॉप रैंकिंग दी गई है। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछ लें कि इंडिया की कौन सी संस्थान है, इंडिया की कौन सी संस्थान है नेचर इंडेक्स टेबल में टॉप किया है, तो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने इंडिया से टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये इंडिया के किस स्टेट में स्थित है, तो अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है केरला में। केरल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाने की मंजूरी दे दी है। टोटल 163 मेगावाट का ये इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। कौन सी नदी पर बन रहा है, तो चलाकुड़ी, CHALAKUDY, चलाकुड़ी रिवर है, केरल में फ्लो होती है, उसी पर बन रहा है आपका अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड प्राइस 2020। देखिए कई सारे क्वेश्चन रिवाइज हुए होंगे, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, रिवीजन अच्छी बात है, आप तो कर ही रहे होंगे, मैं भी कई बार करवा ही देता हूँ। तो वर्ल्ड फूड प्राइस 2020 का दिया गया है डॉक्टर रतनलाल जी को। डॉक्टर रतनलाल जी ने फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक सॉइल सेंट्रिक अप्रोच डेवलप की है, उसी के लिए 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइस डॉक्टर रतनलाल जी को दिया गया है। ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, आप देखिएगा, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रतनलाल जी, इन्हीं को इस बार का वर्ल्ड फूड प्राइस दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइस अमेरिका स्थित एक फाउंडेशन है, वर्ल्ड फूड फाउंडेशन, उसके द्वारा दिया जाता है। 1986 से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले किसको दिया गया था, 1987 में दिया गया था। सबसे पहले दिया गया था हमारे MS स्वामीनाथन जी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को वर्ल्ड फूड प्राइस दिया गया था। जो आपका वर्ल्ड फूड प्राइस है, इसको एग्रीकल्चर का नोबेल कहते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय।